कंपाउंड आईएएस लर्निंग की आज की इस खास चर्चा में यूपीएससी सीएसई 2026 की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सबका स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हाँ। आज हम जनवरी 2026 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो विस्तृत नोट्स हैं उनकी तह तक जाएंगे। इन स्रोत सामग्रियों को इस तरह डिकोड करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कॉन्सेप्ट्स शीशे की तरह साफ हो जाएं। और देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ अनुच्छेदों के नंबर रटना तो है नहीं। यूपीएससी की असली मांग है उस क्यों और कैसे को समझना, जो इन नियमों के पीछे काम करता है। बिल्कुल, रटने से काम नहीं चलेगा। एकदम नहीं। चीजों के काम करने के तरीके और उनकी पृष्ठभूमि को समझना ही मतलब एक एस्पिरेंट को असली ब्यूरोक्रेट बनाता है। सटीक बात। लेकिन अहम इस चर्चा में गहराई तक उतरने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज हम शासन, राजनीति और जनसांख्यिकी से जुड़े कई बहुत संवेदनशील मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो काफी डिबेटेबल होते हैं। जी, इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट रहे कि इस पूरी चर्चा में हम किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या पक्ष का कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। यहाँ उद्देश्य केवल स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यात्मक और संवैधानिक पहलुओं का पूरी तरह निष्पक्ष विश्लेषण करना है। और ये निष्पक्षता ही तो एक प्रशासक का सबसे बड़ा आभूषण होती है ना? तो चलिए सीधे अपने मुख्य विषय पर आते हैं। नोट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरी पॉलिटी का जो केंद्र है वो संविधान है। हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, और ये पूरा संवैधानिक ढांचा असल में 4 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है। नोट्स में इन्हें द 4 पिलर्स ऑफ जनवरी 2026 पॉलिटी कहा गया है। अच्छा, यहाँ मुझे घर बनाने वाली एनालॉजी याद आ रही है। अगर कोई घर एक खिसकती हुई जमीन पर बनाया जाए, मतलब जिसकी नींव भी स्थिर ना हो, तो उसकी दीवारें और छत चाहे कितनी भी मजबूत हो, सब कुछ क्रैक होने लगेगा। हाँ, दीवारें दरकने लगेंगी। बिल्कुल, ये 4 स्तंभ भी कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन ये पिलर्स असल में हैं क्या? बहुत अच्छी एनालॉजी दी आपने। तो पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक्स। ओके, मतलब नींव। हाँ, ये वो नींव है जिस पर लोकतंत्र खड़ा है। इसमें डिलिमिटेशन यानी परिसीमन, गवर्नर्स रोल और चुनाव आयोग यानी ईसी की इम्यूनिटी जैसे कोर मुद्दे शामिल हैं। समझ गया। फिर दूसरा स्तंभ इस घर की दीवारों की तरह है गवर्नेंस, एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके तहत हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, अर्बन वाटर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार और प्रगति जैसे गवर्नेंस के साधन आते हैं। सही। और नोट्स में आगे जो तीसरा स्तंभ दिया गया है वो मुझे भविष्य की झलक दिखाता है, द डिजिटल स्टेट एंड फ्यूचर रेडीनेस। क्योंकि शासन अब सिर्फ लाल फीते वाली फाइलों में तो है नहीं। बिल्कुल, अब तो सब डेटा सर्वर्स में आ चुका है। हाँ, इस हिस्से में AIN पुलिसिंग, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एनालिसिस फोरम, भाषिनी जैसी भाषा अनुवाद तकनीकें और लैंड स्टैक शामिल है। भाषिनी तो वैसे भी रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए काफी सुर्खियों में है। जी हाँ, डिजिटल गवर्नेंस अब कोई विकल्प नहीं है बल्कि एक जरूरत बन गई है। और अंत में चौथा स्तंभ है जुडिशरी, राइट्स एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, न्यायपालिका का रोल। बिल्कुल, ये स्तंभ समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने से जुड़ा है। इसमें पोक्सो कानून, हमा यानी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, चकमा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का विवाद और हमारे विस्तृत सोशल फ्रेमवर्क शामिल हैं। तो मतलब एक तरफ डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर की नींव है, दूसरी तरफ गवर्नेंस की दीवारें हैं, डिजिटल स्टेट की छत है और जुडिशरी के दरवाजे हैं। एकदम परफेक्ट समरी। लेकिन अगर हम नोट्स का बारीकी से विश्लेषण करें तो सबसे ज्यादा हलचल या कह लीजिए टेंशन किस हिस्से में दिखती है? इस घर की नींव में वो कौन सी दरार है जो पूरे सिस्टम के संघीय संतुलन को चुनौती दे रही है? अगर हम स्रोत सामग्री और हालिया संवैधानिक बहसों को देखें तो सबसे बड़ा पेच पहले स्तंभ में ही है। अच्छा, पहले में? हाँ, और उसका नाम है डिलिमिटेशन यानी परिसीमन। ये इस समय का सबसे ज्वलंत और जटिल संवैधानिक मुद्दा है जिसे द डिलिमिटेशन डिलेमा कहा गया है। द डिलिमिटेशन डिलेमा। परिसीमन शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई सर्वेक्षक सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें खींच रहा हो, है ना? हाँ, ऊपर से तो ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में ये सत्ता, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक अस्तित्व की बहुत बड़ी लड़ाई है। नोट्स में आर्टिकल 82, 170 और 330, 332 का विशेष रूप से जिक्र है। इनका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? इसके काम करने के तरीके को हम ऐसे समझ सकते हैं। आर्टिकल 82 और 170 टेरिटोरियल डिवीजन यानी क्षेत्रीय विभाजन से जुड़े हैं। ओके।
संविधान का मूल विचार ये था कि हर 10 साल में जनगणना होगी और उस ताज़ा आबादी के हिसाब से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का दोबारा समायोजन किया जाएगा, ताकि सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिले। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति एक वोट और उस वोट की समान कीमत के सिद्धांत को बनाए रखना है। वहीं आर्टिकल 330 और 332 इसी बदलती जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण को तय करते हैं। सिद्धांत बहुत बेहतरीन है। मतलब आबादी बढ़े या घटे, प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में रहना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि ऐसा असल में हुआ ही नहीं। हाँ, दुर्भाग्य से। एक अलार्म क्लॉक के स्नूज बटन की तरह इसे बार बार टाला गया है। अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो सबसे पहला स्नूज बटन 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के जरिए दबाया गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। 42वें संशोधन ने लोकसभा में राज्यों के सीट आवंटन और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को वर्ष 2000 तक के लिए पूरी तरह फ्रीज कर दिया। और इस फ्रीज के लिए आधार वर्ष किसे चुना गया? 1971 की जनगणना को। जी, 1971 को। लेकिन क्यों? मतलब 1976 में ऐसा क्या हुआ था कि संविधान निर्माताओं के इतने स्पष्ट विजन को रोक देना पड़ा? इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है एस्पिरेंट्स के लिए। 1970 के दशक में भारत ने एक बहुत ही आक्रामक परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण अभियान शुरू किया था। हाँ, वो दौर काफी चर्चित रहा है। बिल्कुल। तो उस समय एक बड़ा डर पैदा हो गया था। जो राज्य, विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्य, जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे थे, उनकी आबादी कम होने लगी थी। अच्छा, तो अगर नियम के अनुसार परिसीमन होता तो संसद में उनकी सीटें कम हो जाती? एकदम सही पकड़े। यानी राष्ट्रीय नीति का पालन करने के बदले उनकी राजनीतिक ताकत छिन जाती। इसलिए राज्यों का ये डर दूर करने के लिए सीटों को 1971 के स्तर पर ही फ्रीज कर दिया गया। अच्छा, तो ये एक तरह का आश्वासन था कि भाई आप पॉपुलेशन कंट्रोल करो, आपकी सीटें कट नहीं होंगी। हाँ, बिल्कुल यही बात थी। लेकिन फिर साल 2000 आ गया, अलार्म दोबारा बजा। तब तो हमें जाग जाना चाहिए था ना। लेकिन नोट्स बताते हैं कि 2001 में 84वां संशोधन अधिनियम लाया गया और इस रोक को सीधे 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। जी हाँ, एक और स्नूज। मतलब 25 साल के लिए एक और स्नूज। क्या तब किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का मजाक बन रहा है? महसूस बिल्कुल हुआ था, और इसीलिए 84th संशोधन में एक छोटा सा बदलाव किया गया। सीटों की कुल संख्या तो 2026 तक फ्रीज ही रखी गई, लेकिन ये अनुमति दी गई कि राज्यों के भीतर, ध्यान दें, राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्समायोजन किया जा सकता है। और इसके लिए आधार क्या था? इसके लिए 1991 की जनगणना को आधार माना गया। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकती। फिर 2003 में 87वां संशोधन अधिनियम आ गया। उसने कहा कि सीमाओं का पुनर्समायोजन 1991 के बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। हाँ, बेस ईयर फिर बदल दिया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर सीटों की कुल संख्या बढ़ ही नहीं रही है तो सीमाओं का पुनर्समायोजन कैसे हो रहा है? मतलब ये मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है? 80वें संशोधन के बाद भी उस राज्य के पास 80 सीटें ही रहेंगी, कुल सीटें नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, 80 की 80 रहेंगी। लेकिन पिछले 30-40 सालों में शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है। गांवों से लोग शहरों में आकर बस गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि शहर की एक लोकसभा सीट में मान लीजिए 30 लाख वोटर हो गए, जबकि गांव की एक सीट पर सिर्फ 10 लाख वोटर बचे। ओहो, मतलब बहुत बड़ा असंतुलन आ गया। बिल्कुल। अब परिसीमन आयोग कुल 80 सीटों को बढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन वो शहर की उस बड़ी सीट को भौगोलिक रूप से छोटा कर देगा और गांव की सीट के दायरे को बड़ा कर देगा। अच्छा, इससे दोनों सीटों पर वोटर्स की संख्या लगभग 20-20 लाख हो जाएगी। बहुत खूब। मतलब सीटों का जो पाई है उसका कुल आकार उतना ही रहा, बस अंदर के टुकड़ों की साइज बदल दी गई। एकदम सही। ये 25 साल वाला स्नूज टाइमर भी खत्म होने वाला है। जनसांख्यिकी पूरी तरह बदल चुकी है। और मजेदार बात यह है कि ये टालम टोल सिर्फ सीटों के गणित तक सीमित नहीं है। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। नोट्स इशारा करते हैं कि परिसीमन के इस डिलेमा ने एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार को भी बंधक बना लिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जी हाँ, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सच में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसमें 33% आरक्षण की बात है ना? बिल्कुल। ये लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए
1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। लेकिन पेंच ये है कि कानून तो बन गया है, पर इसके लागू होने में एक बहुत बड़ी तकनीकी शर्त जोड़ दी गई है। और वो शर्त क्या है? अगर कानून पास हो चुका है तो महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उनका 33% हक तुरंत क्यों नहीं मिल रहा? शर्त ये है कि ये अधिनियम लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके आधार पर होने वाले पहले परिसीमन के बाद ही प्रभाव में आएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब पहेली हो गई। एक तरफ परिसीमन पिछले 50 सालों से राजनीतिक जटिलताओं की वजह से अटका पड़ा है, हाँ, वो स्नूज बटन। और दूसरी तरफ हमने एक इतने महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार, महिला आरक्षण को उसी अटके हुए परिसीमन की पूर्व शर्त बना दिया है। इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि जब तक जनगणना और फिर परिसीमन का ये रुका हुआ चक्कर नहीं घूमेगा, महिलाओं को उनका आरक्षण मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल सही। और यह स्थिति एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करती है। क्या हम परिसीमन को और टालने का जोखिम उठा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। अब ये मुद्दा सिर्फ भौगोलिक लकीरें खींचने का नहीं रहा, बल्कि आधी आबादी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का रास्ता खोलने का बन गया है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब सरकारें तुरंत जनगणना करवाएं, परिसीमन का आयोग बिठाएं, सीटें बढ़ाएं और महिलाओं को आरक्षण दे। इतना सीधा सा काम इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? काश ये इतना सीधा होता। जैसे ही परिसीमन का पिटारा खुलेगा, एक ऐसा टकराव पैदा होगा जो फेडरल बैलेंस यानी संघीय संतुलन को पूरी तरह हिलाकर रख सकता है। फेडरल बैलेंस? हाँ, स्रोत सामग्री में इस टकराव को फेडरल बैलेंस बनाम डेमोग्राफिक पेनल्टीज के रूप में बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। ये तो तराजू के दोनों पड़ों के टकराने जैसी स्थिति है। तराजू के एक पड़े पर है पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, जिसका मूल मंत्र है एक व्यक्ति एक वोट। बिल्कुल। अगर उत्तर भारत के किसी राज्य की आबादी तेजी से बढ़ी है तो आज वहां का एक सांसद 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि दक्षिण भारत के किसी राज्य में एक सांसद 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो कि अलोकतांत्रिक लगता है। हाँ, लोकतांत्रिक सिद्धांत के हिसाब से ये गलत है। वोट की कीमत तो बराबर होनी चाहिए ना। लेकिन तराजू के दूसरे पल्ले पे देखिए, फेडरल इम्बैलेंस एंड रीजनल टेंशंस, और इसके केंद्र में है डेमोग्राफिक पेनल्टी। डेमोग्राफिक पेनल्टी? जी, जो राज्य प्रगतिशील हैं, जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया है, उन पर इस परिसीमन का क्या असर होगा? इसे क्लासरूम होमवर्क की एनालॉजी से समझना सबसे आसान है। अच्छा, बताइए। मान लीजिए टीचर ने पूरी क्लास को होमवर्क दिया कि अपनी अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को कम करो। बिल्कुल। दक्षिण भारत के राज्यों ने एक बहुत ही अनुशासित छात्र की तरह अपना होमवर्क समय पर पूरा किया। हाँ, बिल्कुल किया। उन्होंने साक्षरता बढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश किया और अपनी जनसंख्या को स्थिर कर लिया। दूसरी तरफ उत्तर भारत के कुछ राज्य ये होमवर्क पूरा नहीं कर पाए और उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती गई। सही कह रहे हैं। अब अगर परिसीमन सिर्फ विशुद्ध जनसंख्या के आधार पर होता है तो जिन राज्यों ने होमवर्क पूरा नहीं किया, यानी जिनकी आबादी बेतहाशा बढ़ी, उन्हें इनाम के तौर पर संसद में ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। और जिस होनहार छात्र ने नियम का पालन किया था, उसकी राजनीतिक आवाज कम हो जाएगी। हाँ, सत्ता में हिस्सेदारी कम हो जाएगी। इसे ही तो सजा या पेनल्टी कहेंगे ना। एकदम सटीक एनालॉजी। और जब हम इसे व्यापक वैश्विक संदर्भ में देखते हैं तो पाते हैं कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस दुविधा का सामना कर रहा है। दुनिया के अन्य बड़े लोकतंत्रों ने भी संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ अनूठे तरीके अपनाए हैं। अरे वाह, मतलब बाहर भी ऐसा होता है? बिल्कुल। नोट्स में 2 बहुत ही शानदार वैश्विक समाधानों का जिक्र है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मेंस के उत्तर में लिखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला है ईयू डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी। डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी, ये शब्द सुनने में काफी तकनीकी लगता है। ये यूरोपियन यूनियन में आखिर काम कैसे करता है? क्या इसका मतलब ये है कि बड़े देशों को नुकसान उठाना पड़ता है? इसका गणित बहुत दिलचस्प है। यूरोपियन यूनियन की संसद में इसका इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जैसे जैसे किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, उसे मिलने वाली सीटों का अनुपात उसी सीधी रेखा यानी लीनियर वे में नहीं बढ़ता, बल्कि घटती हुई दर से बढ़ता है। थोड़ा और स्पष्ट करें। मतलब आबादी के हिसाब से सीटें तो मिलेंगी, लेकिन उस रफ्तार से नहीं। बिल्कुल। आसान शब्दों में समझें तो अगर किसी बहुत बड़े देश की आबादी करोड़ों में है तो वहां एक सांसद लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन अगर माल्टा या लग्जमबर्ग जैसा कोई बहुत छोटा देश है तो वहां एक सांसद कुछ हजार लोगों का ही प्रतिनिधित्व करेगा। अच्छा, तो इससे बैलेंस कैसे बनता है? इसका फायदा ये होता है कि जर्मनी या फ्रांस जैसे बड़े देश
अपनी विशाल आबादी के दम पर पूरी ईयू संसद को हाईजैक नहीं कर पाते और छोटे देशों की आवाज भी मजबूती से सुनी जाती है। ये एक बहुत ही संतुलित मॉडल है। ये तो वाकई बहुत स्मार्ट तरीका है। यानी अगर भारत में ये मॉडल लागू हो तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को उसकी विशाल जनसंख्या के कारण ज्यादा सीटें तो मिलेंगी, लेकिन प्रति व्यक्ति के अनुपात में वो गोवा या केरल जैसे छोटे राज्यों की तुलना में कम होगा। हाँ, यही इसका मूल विचार है। ये डेमोग्राफिक पेनाल्टी के दर्द को काफी हद तक कम कर देगा। और दूसरा तरीका क्या है? स्लाइड्स में अमेरिका का भी जिक्र शायद। हाँ, दूसरा तरीका है यूएस मेथड ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीटों की अधिकतम संख्या हमेशा के लिए 435 तय कर दी गई है। इस पर एक स्थायी कैप लगा हुआ है। मतलब उन्होंने अपनी सीटों को हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया है, सीटें बढ़ेंगी नहीं? जी, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। तो फिर बदलती आबादी को वो कैसे एडजस्ट करते हैं? यही तो इस तरीके की खासियत है। कुल सीटें 435 ही रहेंगी, लेकिन हर 10 साल की जनगणना के बाद इन सीटों को 50 राज्यों के बीच दोबारा बांटा जाता है, जिसे रीअपोर्शनमेंट कहते हैं। ये पूरी तरह से एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब अगर टेक्सास की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और उसे नई सीटें मिलनी हैं तो वो सीटें हवा से नहीं आएंगी। बिल्कुल नहीं। वो सीटें न्यूयॉर्क या इलिनॉइस जैसे उन राज्यों से काटकर टेक्सास को दी जाएंगी जिनकी आबादी धीमी गति से बढ़ी है। एकदम सही समझे। वहाँ राज्यों के बीच ये रस्साकशी चलती रहती है। बाप रे! लेकिन अगर ये यूएस मॉडल भारत में जस का तस लागू कर दिया जाए तो सोचिए कितना बड़ा राजनीतिक तूफान आ जाएगा। हाँ, वो तो है। अगर कुल सीटें फ्रीज कर दी जाएं और एक राज्य की सीटें काटकर दूसरे को दी जाएं तो हमारा संघीय ढांचा तो चरमरा सकता है। तो क्या कोई ऐसा भारतीय समाधान है जो हमारी अपनी जटिलताओं को सुलझा सके? स्रोत सामग्री इसके बारे में क्या कहती है? स्लाइड्स के निचले हिस्से में 3 बहुत ही तार्किक भारतीय समाधान प्रस्तावित किए गए हैं। पहला और सबसे वैज्ञानिक समाधान है टीएफआर एडजस्टेड फॉर्मूला। टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इस फॉर्मूले का सुझाव है कि जब परिसीमन आयोग सीटों का बंटवारा करे तो वो केवल कुल जनसंख्या के आंकड़े को न देखे, उसे राज्य के टीएफआर को भी फॉर्मूले में एक वजन यानी वेटेज देना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? अब इसे समझिए। रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना जाता है। इसका मतलब है कि औसतन 2 माता-पिता 2 बच्चों को जन्म दे रहे हैं और 0.1 का मार्जिन शिशु मृत्यु दर के लिए रखा गया है। जब टीएफआर 2.1 पर आ जाता है तो आबादी स्थिर हो जाती है, न बढ़ती है न घटती है। ओहो, तो जिन राज्यों ने, खासकर दक्षिणी राज्यों ने मेहनत करके अपना टीएफआर 2.1 या उससे नीचे ला दिया है, परिसीमन के फॉर्मूले में उनके इस बेहतरीन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड दिया जाए? बिल्कुल, यही बात है। अब सिर्फ लोगों के सिर नहीं गिन रहे, बल्कि अच्छे शासन को भी पुरस्कृत कर रहे हैं। ये सच में बहुत न्यायसंगत लगता है। बाकी 2 समाधान क्या हैं? दूसरा है ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्रोसेस, यानी एक पारदर्शी सार्वजनिक प्रक्रिया। परिसीमन का काम सिर्फ बंद कमरों में बैठे सांख्यिकीविदों द्वारा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। सभी राज्यों की चिंताओं को सुनना और राजनीतिक आम सहमति बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हर राज्य को ये महसूस नहीं होगा कि उसके साथ न्याय हो रहा है, तब तक परिसीमन सफल नहीं हो सकता। और तीसरा समाधान है पीरियोडिक रिव्यू, यानी आवधिक समीक्षा। मतलब वो 25-25 साल वाले लंबे स्नूज बटन दबाने की आदत छोड़नी होगी? बिल्कुल छोड़नी होगी। अगर 1971 से लेकर 2026 तक का 55 साल का जमे हुए बर्फ का पहाड़ एक साथ टूटेगा तो बाढ़ तो आएगी ही। इसके बजाय अगर छोटे छोटे अंतरालों पर एक स्पष्ट और पारदर्शी फॉर्मूले के तहत हर जनगणना के बाद थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट होता रहे तो ये बदलाव इतना डरावना नहीं लगेगा। एकदम सही। पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम को शॉक प्रूफ बनाता है। हमारे पास जो ब्लूप्रिंट्स हैं उनमें तमिलनाडु विधानसभा की एक हालिया घटना का जिक्र है, जिसने सच में एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया। हाँ, वो वॉकआउट वाला मामला। एकदम सही। हुआ कुछ यूं कि विधानसभा सत्र की शुरुआत में राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया पारंपरिक अभिभाषण पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। और बात सिर्फ इनकार तक नहीं रुकी, वो विधानसभा से वॉकआउट ही कर गए। अब देखिए, हम यहाँ ये बहस नहीं कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर कौन सही था और कौन गलत। हम सिर्फ इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं। बिल्कुल निष्पक्ष होकर। हाँ, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के लिए और अनुच्छेद 176 राज्यपाल के लिए इस पारंपरिक अभिभाषण को अनिवार्य बनाता है। तो इस अनिवार्यता को थोड़ा और खोलकर देखते हैं।
जब कोई नया साल शुरू होता है या चुनाव के बाद नई सरकार बनती है तो पहला सत्र इसी अभिभाषण से शुरू होता है। सही कहा। और ये महज एक औपचारिकता नहीं है, इसे हमें अनुच्छेद 74 और 163 के चश्मे से देखना होगा। वो एड एंड एडवाइस वाला सिद्धांत। बिल्कुल, ये दोनों अनुच्छेद उसी सहायता और सलाह के सिद्धांत को स्थापित करते हैं जिस पर हमारी पूरी संसदीय प्रणाली टिकी है। इसका तकनीकी अर्थ ये है कि राज्यपाल जो भाषण पढ़ रहे हैं वो उनका अपना विचार नहीं है। अच्छा। वो एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसे जनता द्वारा चुनी गई सरकार की कैबिनेट ने पास किया है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से जोड़ूं तो ये किसी न्यूज चैनल के एंकर जैसा है। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। मतलब एंकर वही स्क्रिप्ट पढ़ता है जो न्यूज रूम में बैठे प्रोड्यूसर और एडिटोरियल टीम तैयार करती है। अब अगर लाइव टेलीकास्ट के बीच में एंकर ये तय कर लें कि उसे प्रोड्यूसर की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही और वो अपनी मर्जी से कुछ पंक्तियां हटा दिए या नया जोड़ दे, तो चैनल पर क्या स्थिति होगी? वो स्थिति तो पूरी तरह से अराजकता की होगी और संवैधानिक स्तर पर यह अराजकता और भी गंभीर हो जाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या राज्यपाल को महज एक रोबोट या माउथपीस कहना सही है? ये एक बहुत ही जायज आपत्ति है। मतलब अगर उन्हें सिर्फ एक रटी रटाई स्क्रिप्ट ही पढ़नी है और उसमें अपना दिमाग लगाने की कोई आज़ादी नहीं है, तो संविधान निर्माताओं ने ये नियम बनाया ही क्यों कि राज्यपाल को आकर भाषण पढ़ना होगा? सरकार खुद ही वो पर्चा क्यों नहीं बांट देती? इसके लिए हमें ये समझना होगा कि संविधान निर्माता असल में क्या हासिल करना चाहते थे। देखिए, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वो चुना हुआ प्रमुख नहीं होता। हाँ, चुनाव तो मुख्यमंत्री लड़ते हैं। सही बात है। लोकतंत्र में फैसले लेने और नीतियां बनाने का अधिकार उसी के पास होना चाहिए जिसे जनता ने वोट देकर चुना है। बिल्कुल। तो जब राज्यपाल, जो कि केंद्र द्वारा नियुक्त एक पद है, विधानसभा में आकर सरकार की नीतियां पढ़ता है, तो वो पूरे राज्य के सामने ये प्रमाणित करता है कि कार्यपालिका की जिम्मेदारी विधायिका के प्रति तय हो गई है। ओहो, अब समझ में आया। अगर राज्यपाल उस भाषण को खारिज करते हैं या उसे पढ़ने से मना करते हैं तो संवैधानिक भाषा में इसे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस वोट के बराबर माना जाता है। मतलब राज्यपाल का एक तरफा वॉकआउट या भाषण में काट छांट करना कोई छोटी घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे नोट्स में इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लोकतांत्रिक अन्याय। हाँ, ये काफी भारी शब्द है। जब आप चुनी हुई सरकार की आवाज को मंच पर आने से रोकते हैं तो आप संसदीय लोकतंत्र की पूरी चेन को तोड़ रहे होते हैं। और यही वो बिंदु है जहां जवाबदेही टूटती है। राज्यपाल को भी संविधान ने कुछ विवेकाधिकार दिए हैं, लेकिन वे बहुत सीमित हैं। एक दायरे में है। हाँ, जब एक संवैधानिक मार्गदर्शक अपनी भूमिका छोड़कर एक समानांतर सत्ता केंद्र बनने की कोशिश करता है तो सिस्टम में ये टकराव पैदा होता ही है। तो राज्यपाल एक तय सीमा में बंधे हैं, उनके ऊपर एक लगाम है। लेकिन अब कहानी को वहां ले चलते हैं जहां से ये सरकारें चुनकर आती हैं। चुनाव करवाने वाली संस्थाएं। एकदम सही। हमने देखा कि कार्यपालिका का प्रमुख अपनी मनमानी नहीं कर सकता, लेकिन क्या उस संस्था को मनमानी करने की छूट है जो पूरे चुनाव की प्रक्रिया को कंट्रोल करती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। यहाँ चीजें सच में बहुत रोचक हो जाती हैं। मैं उस एम्पायर वाले एनालॉजी पे वापस लौटना चाहती हूँ जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। हमारी स्रोत सामग्री सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक जांच की तरफ इशारा कर रही है। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 16 की बात कर रही हैं। बिल्कुल वही। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद आम जनता का ध्यान उतनी गहराई से नहीं गया है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमें पहले ये देखना होगा कि चुनाव आयोग के पास पहले से कौन से कवच मौजूद थे। अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 2 के तहत उनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति द्वारा। हाँ, और अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 5 चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए एक बेहद मुश्किल प्रक्रिया तय करता है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तरह। यानी उन्हें सरकार आसानी से नहीं हटा सकती। बिल्कुल। ये उनकी स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी प्रावधान था ताकि वो निडर होकर काम कर सकें। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अगर आप चुनाव करवा रहे हैं तो आपको इस डर से मुक्त होना चाहिए कि कोई नाराज मंत्री आपको नौकरी से निकाल देगा। सही कहा। लेकिन 2023 के नए एक्ट की जो धारा 16 है वो कुछ और ही कह रही है। इसके मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों के लिए सिविल और आपराधिक कार्रवाई से पूर्ण और आजीवन सुरक्षा यानी एब्सोल्यूट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी।
और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। अब ये बात सच में गले नहीं उतरते। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत में कानून का शासन है, कोई कानून से ऊपर नहीं है, और दूसरी तरफ आप एक ऐसा अनटचेबल या अनियंत्रित वर्ग बना रहे हैं जिस पर रिटायरमेंट के बाद भी जीवन भर कोई केस नहीं चल सकता। इस आजीवन कवच की जड़ में जो तर्क दिया गया था वो ये था कि हारने वाले उम्मीदवार चुनाव आयुक्तों पर बेबुनियाद मुकदमे दायर करके उन्हें परेशान कर सकते हैं। हाँ, वो तो अक्सर होता ही है। लेकिन आलोचकों का तर्क इस सुरक्षा के आकार को लेकर है। अगर हम अनुच्छेद 361 को देखें तो वो भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को भी सुरक्षा देता है। अच्छा। लेकिन वो सुरक्षा उनके कार्यकाल तक सीमित है। जैसे ही वे पद से हटते हैं वो कवच उतर जाता है। तो चुनाव आयुक्तों को ऐसा आजीवन कवच क्यों? यही तो बात है। चुनाव आयुक्तों को आजीवन और असीमित सुरक्षा देना शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए एक भयानक चुनौती है। मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? जरा सोचिए, अगर किसी अधिकारी ने अपने कार्यकाल के दौरान किसी बाहुबली नेता के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, अब रिटायरमेंट के बाद जब उसके पास कोई सुरक्षा नहीं है तो वो नेता उसे झूठे केसों में फंसा सकता है ना? क्या ये आजीवन सुरक्षा उन अधिकारियों को बिना डरे काम करने का हौसला नहीं देती? आपका यह तर्क एक बहुत ही वास्तविक डर को सामने रखता है। राजनीतिक बदले की भावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? हाँ, ये भी है। क्या समाधान ये है कि हम एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दें? मान लीजिए कि भविष्य में किसी चुनाव आयुक्त पर भ्रष्टाचार का या किसी गंभीर आपराधिक साजिश का पुख्ता सबूत मिलता है। बाप रे, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। इस धारा 16 के रहते जांच एजेंसियां पूरी तरह से पंगु हो जाएंगी। वे कोर्ट जा ही नहीं सकती। इसी कारण से इसे समानता के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी का उल्लंघन माना जा रहा है। मतलब आप एक लोकतंत्र में ऐसा वर्ग नहीं बना सकते जो कानून की पहुंच से हमेशा के लिए बाहर हो जाए। एकदम सही कहा आपने। ये एक बहुत ही डरावना परिदृश्य है। खैर, चलिए संवैधानिक अंपायरों के इन बड़े मुद्दों से थोड़ा नीचे आते हैं। जमीनी स्तर पर। हाँ, उस मशीनरी की बात करते हैं जो रोजमर्रा के स्तर पर इस देश को चलाती है, हमारी नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि इसी कवच बनाम जांच की एक और भयंकर लड़ाई वहां भी चल रही है। आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात कर रही है ना? बिल्कुल। हमारे ब्लूप्रिंट्स में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी PCA 1988 और उसकी धारा 17A का विस्तार से विश्लेषण है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्यूरोक्रेट्स को जांच से बचाने के लिए 2018 में ये धारा 17A जोड़ी गई थी। इसके तहत अगर किसी लोक सेवक की जांच करनी है तो जांच एजेंसी को पहले सरकार से पूर्व मंजूरी यानी प्रायर सैंक्शन लेनी होगी। और इसी एक छोटे से प्रावधान ने भारत की सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक बहुत बड़ा वैचारिक विभाजन, जिसे हम जुडिशियल डिवाइड कह सकते हैं, वो पैदा कर दिया है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ कानून की व्याख्या का मामला नहीं है, बल्कि इस बात का है कि हम प्रशासन को कैसे चलाना चाहते हैं। एक पक्ष है जस्टिस नागारत्ना का, जिन्हें हम एंटी शील्ड व्यू का प्रतिनिधि मान सकते हैं। उनका क्या कहना है? उनका साफ कहना है कि ये धारा 17A संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता को तोड़ती है। और उनका जो तर्क है वो मुझे बहुत ही व्यवहारिक लगा। नोट्स में एक फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, सबूतों का घातक वाष्पीकरण या फेटल इवेपोरेशन ऑफ एविडेंस। ये बहुत ही सटीक फ्रेज है। इस प्रक्रिया की कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रिश्वतखोरी की शिकायत करता है, पुलिस या CBI को जांच करनी है, लेकिन वो सीधे जाकर अधिकारी का कंप्यूटर जब्त नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अब वो फाइल हफ्तों महीनों तक एक टेबल से दूसरी टेबल घूम रही है और इस बीच उस भ्रष्ट अधिकारी को भनक लग जाती है। हाँ, और जब तक वो मंजूरी का आदेश टाइप होकर वापस आता है, तब तक क्या होता है? तब तक सारे सबूत, सारे हार्ड ड्राइव के डेटा फाइल, सब कुछ हवा में वाष्पित हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये धारा ईमानदारी को बचाने के नाम पर भ्रष्टाचारियों को छिपने और सबूत मिटाने का एक ऑफिशियल VIP पास दे रही है। मतलब जांच एजेंसियों की स्वायत्तता तो मजाक बनकर रह गई। आपकी बात सही है, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसे जस्टिस विश्वनाथन ने बड़ी बारीकी से उठाया है। अच्छा, वो दूसरा पहलू क्या है? उनका नजरिया यह है कि अगर पुलिस या CBI को बिना किसी रोक टोक के हर एक नौकरशाह के खिलाफ जांच शुरू करने की खुली छूट मिल जाए तो पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा ठप पड़ जाएगा। कैसे? देखिए, एक सीनियर IAS अधिकारी को दिन भर में
सैकड़ों करोड़ों के टेंडर और नीतियां पास करनी होती हैं। अगर अगर उसे लगेगा कि उसके हर फैसले पर कोई भी व्यक्ति शिकायत करके सीबीआई जांच शुरू करवा सकता है, तो वो अधिकारी अपनी कलम ही रख देगा, कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। ओहो, इसे हम पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं ना। बिल्कुल, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। मैं इस पॉलिसी पैरालिसिस वाली बात को समझती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ एक बुनियादी खामी नजर आ रही है। वो क्या? अगर मंजूरी लेनी ही है तो सरकार से क्यों लेनी है? मान लीजिए कोई अधिकारी किसी मंत्री के बहुत करीब है और उसी के इशारे पर भ्रष्टाचार कर रहा है। हितों का टकराव। हाँ, तो क्या वो मंत्री कभी उस अधिकारी के खिलाफ जांच की मंजूरी देगा? ये तो वही बात होगी कि चोर से ही पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर में तलाशी ले लें क्या। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है और जस्टिस विश्वनाथन ने इसी लूपहोल को भरने की बात कही है। अच्छा, तो उन्होंने क्या उपाय बताया? अधीन वो अधिकारी काम कर रहा। तो फिर किसके पास होना चाहिए? यहीं पर कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैटिन सिद्धांत लागू होता है, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। तो फिर ये मंजूरी देगा कौन? स्वतंत्र संस्थाएं जैसे लोकपाल या राज्यों में लोकायुक्त। अगर कोई निष्पक्ष संस्था ये तय करे कि शिकायत में दम है या ये महज एक अधिकारी को परेशान करने की साजिश है, तो संस्थागत हितों के टकराव को रोका जा सकता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। हाँ, सरकार के पास मंजूरी का अधिकार होना दरअसल इस पूरे मैकेनिज्म को राजनीतिक दबाव का हथियार बना देता है। तो इसका असल मतलब क्या है? हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां न तो हम अधिकारियों को जांच एजेंसियों के आगे पूरी तरह खुला छोड़ सकते हैं और न ही उन्हें ऐसा अभेद्य कवच दे सकते हैं कि सबूत ही हवा हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस रेड टेप, इस लाल फीता शाही से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हमारे नोट्स का आखिरी हिस्सा बहुत ही शानदार समाधान पेश करता है। आगे का रास्ता यानी पीसीए वे फॉरवर्ड। इसमें एक 3 चरणीय प्रक्रिया सुझाई गई है। हाँ, और इस प्रक्रिया का पहला कदम आता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या सेकंड एआरसी की सिफारिशों से। आयोग ने बहुत ही व्यावहारिक बात कही है। क्या कहा है? उन्होंने कहा कि ये धारा 17A की ढाल हर छोटे बड़े काम के लिए नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ उच्च स्तरीय नीतिगत निर्णयों यानी हाई लेवल पॉलिसी डिसीजंस तक सीमित कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब रूटीन काम के लिए नहीं? बिल्कुल, रूटीन प्रशासन या छोटे टेंडर्स के लिए ये सुरक्षा कवर काम नहीं आना चाहिए। ये एक अच्छा फिल्टर है। और इसका दूसरा कदम मुझे किसी वीडियो गेम के नियम जैसा लगा, डीम्ड अप्रूवल या डीम्ड मंजूरी। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए जांच एजेंसी ने सरकार से मंजूरी मांगी, अब फाइल मंत्रालयों में पड़ी है, तो यहाँ एक टिक टिक करता टाइमर शुरू हो जाता है। 120 दिन का टाइमर? बिल्कुल। अगर 120 दिन पूरे हो गए और सरकार ने न तो हाँ कहा है और न ही ना कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइल दब गई। इसका मतलब है कि जांच एजेंसीज को स्वतः या कहें ऑटोमेटिक मंजूरी मिल गई। हाँ, गेम ओवर नहीं हुआ, बल्कि एजेंसी को ग्रीन सिग्नल मिल गया। ये लाल फीताशाही को काटने का एक शानदार तरीका है। ये समयबद्धता या टाइमलाइन तय करना प्रशासन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और तीसरा कदम है वैधानिक परिभाषाओं को स्पष्ट करना। आधिकारिक ड्यूटी वाली बात। हाँ, आधिकारिक ड्यूटी का मतलब क्या है? कानून में ये साफ साफ लिखा जाना चाहिए कि किसी का उत्पीड़न करना या रिश्वत लेना किसी भी हाल में ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा नहीं माना जा सकता। सही बात है, रिश्वत लेना कैसे ड्यूटी हो सकता है? बिल्कुल। जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करेंगे तो हम उस संतुलन को पा सकेंगे जो सुरक्षा और जवाबदेही दोनों की गारंटी देता है। और जब ये संतुलन जमीन पर उतरता है तो इसके नतीजे कैसे दिखते हैं? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है 50वीं प्रगति बैठक। हाँ, PRAGETI। ये हमारे गवर्नेंस नोट्स का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। ये एक ऐसे त्रिकोण की बात करता है जहां जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध निर्णय, ये तीनों चीजें एक साथ काम कर रही हैं। और इसका परिणाम भी बहुत शानदार रहा है। बिल्कुल। प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 94% मुद्दों के समाधान की दर या कहें इशू रेजोल्यूशन रेट दर्ज की गई है। 94%। हमारे जैसे जटिल नौकरशाही वाले देश में ये आंकड़ा किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये चमत्कार इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रगति प्लेटफॉर्म ने फाइलों के पीछे छिपने की संस्कृति को खत्म कर दिया। कैसे? ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एक डिजिटल मंच है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक स्क्रीन है, उस पर देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र सरकार के सचिव हैं और
और राज्यों के मुख्य सचिव हैं। सब आमने सामने। हाँ, अगर किसी राज्य में कोई हाईवे का प्रोजेक्ट रुका हुआ है क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय मंजूरी नहीं दे रहा है, तो वे एक दूसरे को महीनों तक पत्र नहीं लिख रहे हैं, वे आमने सामने बैठे हैं। मतलब कोई वाष्पीकरण नहीं, कोई वीआईपी पास का इंतजार नहीं, सीधा सामना। बिल्कुल, यह सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे व्यवहारिक रूप है। सही कहा। जब केंद्र और राज्य के अधिकारी एक ही मंच पर जवाबदेह होते हैं, तो फैसले महीनों के बजाय मिनटों में होते हैं। कोर्टरूम्स की लंबी लड़ाइयों और विधानसभाओं के वॉकआउट से परे, ये वो तरीका है जो जमीन पर काम करता है। अर्बन वाटर गवर्नेंस या शहरी जल प्रबंधन, इस पूरी व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई एक ऐसी बस चला रहा हो जिसकी स्टीयरिंग राज्य सरकार के हाथ में है और ब्रेक स्थानीय नगरपालिका के पास है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। ये एक उलझे हुए हेडफोन की तार जैसा हो गया है। ये फ्रैगमेंटेड फ्रेमवर्क यानी खंडित ढांचे का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। देखिए, अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से समझें तो ये समस्या सीधे तौर पर अतिव्यापी अधिकार क्षेत्रों या ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन से पैदा होती है। राइट। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पानी मुख्य रूप से एक स्टेट सब्जेक्ट या राज्य का विषय है। राइट। राज्य स्तर पर बड़ी नीतियां बनती हैं, बजट आवंटित होता है और बांध या बड़े प्रोजेक्ट डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल, जब हम 74वें संविधान संशोधन को देखते हैं तो शहरी स्तर पर पानी की आपूर्ति, सीवेज का रखरखाव और वितरण एक म्यूनिसिपल फंक्शन बन जाता है। तो मूल रूप से योजना कोई और बना रहा है और उससे जमीन पर लागू करने की यानी पाइपलाइनों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसी और की है। और हम जानते हैं कि नगर पालिकाओं के पास अक्सर ना तो पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता होती है और न ही वित्तीय संसाधन। और इस प्रशासनिक टकराव का परिणाम जमीन पर बहुत ही भयानक हो सकता है। हाँ, जैसा कि हाल ही में इंदौर के स्वास्थ्य संकट में देखने को मिला। इंदौर का मामला इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि जब संस्थागत तालमेल की कमी होती है तो उसका सीधा असर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है। वहां हुआ ये कि पुरानी पाइपलाइनों के चौराहों पर, जहां पानी के सप्लाई लाइन और सीवेज की लाइनें एक दूसरे को पार करती हैं, रख रखाव की जिम्मेदारी ही स्पष्ट नहीं थी। तो मतलब पता ही नहीं था कि मरम्मत कौन करेगा। बिल्कुल, नतीजतन लीकेज हुआ और पॉलीमाइक्रोबियल पैथोजन का संदूषण हो गया। पॉलीमाइक्रोबियल पैथोजन, इसे अगर थोड़ा गहराई से समझें तो इसका मतलब है कि ये कोई साधारण संक्रमण नहीं था। ई कोलाई और हैजा या कॉलेरा जैसे कई खतरनाक रोगजनक एक साथ पीने के पानी में मिल गए थे, जो कि एक बहुत बड़ी त्रासदी है। सच में, जब दो अलग अलग विभागों के बीच ये तय नहीं हो पाता कि एक विशेष जंक्शन की मरम्मत कौन करेगा, तो आम नागरिक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इस कुप्रबंधन की आर्थिक और संसाधन लागत भी बहुत बड़ी है। अगर हम उपलब्ध डेटा पे नजर डालें तो हमारे शहरों में लगभग 38% पानी नॉन रेवेन्यू वाटर या NRW की श्रेणी में आता है। एक सेकंड, 38%? मतलब जल शोधन संयंत्रों में पानी को साफ करने, उसे पंप करने में भारी मात्रा में बिजली और पैसा खर्च किया जाता है, और फिर सप्लाई के दौरान लीकेज, पुरानी पाइपलाइनों या चोरी की वजह से 38% पानी बिना किसी राजस्व के बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि घटते भूजल यानी ग्राउंड वाटर पर हमारी निर्भरता एकदम चरम पर पहुंच गई है। इसी अराजकता को रोकने और जवाबदेही तय करने के लिए कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स स्थापित किए गए हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो BIS IS 1050011 2012 मानक है, वो यहाँ आधारशिला का काम करता है। राइट, ये मानक बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये पानी में TDS, आर्सेनिक, फ्लोराइड और ई कोलाई जैसे तत्वों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा तय करता है। इसका वैज्ञानिक तंत्र ये सुनिश्चित करता है कि पानी सिर्फ दिखने में साफ न हो, बल्कि रासायनिक और जैविक स्तर पर भी सुरक्षित हो। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें, तो ये सिर्फ प्रशासनिक दक्षता या पाइपों की मरम्मत का तकनीकी मसला नहीं है। इसका एक बहुत गहरा संवैधानिक और मानवाधिकार का पहलू भी है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल कोई सरकारी खैरात नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा भारत वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 यानी SDG 11 को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य समावेशी, सुरक्षित और लचीले शहरों का निर्माण करना है। जाहिर है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का सीधा मतलब है जल सुरक्षा या वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करना,
और टाइफॉइड या हेपेटाइटिस ए जैसी जल जनित बीमारियों के बोझ को कम करना। एकदम सही। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब बुनियादी ढांचा इतना बिखरा हुआ और संघर्षरत है, तो राज्य अपनी क्षमता यानी स्टेट कैपेसिटी को सुधारने के लिए वास्तव में क्या कर रहा है? देखिए, राज्य अब केवल संकट आने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जल पारिस्थितिकी तंत्र या वाटर इकोसिस्टम्स को समग्र रूप से प्रबंधित करने की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए 3P फ्रेमवर्क, पॉलिसी, पीपल और प्लेस का उपयोग किया जा रहा है। इसका पूरा ध्यान जलवायु लचीलेपन या क्लाइमेट रेजिलियंस पर है। मैंने इस विश्लेषण में कुछ समकेंद्रित या कॉन्सेंट्रिक पहलुओं के बारे में पढ़ा है जो इस 3P फ्रेमवर्क को जमीन पर उतार रही हैं। जैसे अमृत 2.0 का ध्यान मुख्य रूप से एक्विफर मैनेजमेंट पर है। बिल्कुल। यानी सिर्फ सतही पानी पर निर्भर रहने के बजाय जमीन के नीचे के जल स्तर को वैज्ञानिक तरीके से रिचार्ज करना। फिर जल जीवन मिशन शहरी है जो हर घर तक नल पहुंचाने पर केंद्रित है, और कैच द रेन जैसे अभियान है जो बारिश के पानी को उसी स्थान पर सहेजने की बात करते हैं। यह सिस्टम थिंकिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। राज्य अब यह समझ रहा है कि बुनियादी ढांचे का निर्माण केवल ईंट और सीमेंट का काम नहीं है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? राज्य की क्षमता या स्टेट कैपेसिटी सिर्फ भौतिक बुनियादी ढांचे और संकट प्रबंधन तक ही सीमित नहीं होती। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल का निर्माण करना और वैश्विक मंच पर अपनी सॉफ्ट पावर स्थापित करना भी है। यहाँ ये विषय बेहद रोचक हो जाता है, क्योंकि भौतिक जल अवसंरचना की बात करते करते हम खेलों के प्रबंधन की ओर बढ़ते हैं। पहली बार में ये अजीब लग सकता है, पानी और खेल के बीच क्या संबंध हो सकता है? हाँ, बिल्कुल अलग विषय लगते हैं। लेकिन अगर स्टेट कैपेसिटी के चश्मे से देखें तो दोनों ही देश के संसाधनों के इष्टतम उपयोग के बारे में है। एकदम सही विश्लेषण है। खेलो भारत नीति 2025 इसी क्षमता निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस नीति को एक बहुत ही स्पष्ट 5 स्तरीय पिरामिड संरचना के रूप में तैयार किया गया है। ये 5 लेवल का पिरामिड जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करने से लेकर उन्हें एलीट एथलीट बनाने तक का एक पूरा संस्थागत मार्ग प्रशस्त करता है। इस नीति का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा मुझे अभिनव बिंद्रा टास्क फोर्स का गठन लगा। इसका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट रखा गया है, 2036 के ओलंपिक में भारत को पदक तालिका में टॉप 10 में शामिल करना, जो कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल, लेकिन ये लक्ष्य सिर्फ बेहतर कोचिंग से तो हासिल नहीं हो सकता। यही कारण है कि इस नीति में राष्ट्रीय योग्यता ढांचा या नेशनल कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क पेश किया गया है। इसमें एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान है जिसे ड्यूअल एथलीट करियर पाथवे कहा जाता है। हाँ, ये ड्यूअल करियर पाथवे का विचार मुझे बहुत ही शानदार लगा। आमतौर पर हमारे देश में खेल को एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम माना जाता है। अगर कोई एथलीट चोटिल हो जाए या अपने प्राइम के बाद रिटायर हो जाए तो उसके पास आय का कोई सुरक्षित साधन नहीं होता। और यही सबसे बड़ी चिंता होती है खिलाड़ियों की। राइट। तो इस नए फ्रेमवर्क का मैकेनिज्म ये है कि खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ एक समानांतर करियर या शैक्षणिक कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा जाल है। और इस पूरी प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए शीर्ष पर राष्ट्रीय खेल बोर्ड इंडिया यानी NSB इंडिया का निर्माण किया गया है। इसका संरचनात्मक ढांचा बहुत सुव्यवस्थित है। इसमें एक चेयरपर्सन और 2 अन्य सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक सीमित है, जो भी पहले हो। ओके। इसका मुख्य कार्य देश भर के सभी राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देना और ये सुनिश्चित करना है कि वे प्रशासनिक और वित्तीय अनुपालन या कंप्लायंस कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, इस बोर्ड के प्रावधानों में एक चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा। इसके जनरल बॉडी में 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया गया है। कागज पर तो ये समावेशिता के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम लगता है। मैं इसकी सराहना करती हूँ। ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। लेकिन क्या ऊपर से थोपे गए ऐसे कोटा या संरचनात्मक जनादेश वास्तव में जमीनी स्तर पर कोई बदलाव लाते हैं? क्या इससे खेल प्रशासन की कार्यप्रणाली सच में बदल जाएगी? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, जब आप शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर 50% महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य करते हैं तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं होता। ये संसाधनों के आवंटन और नीतिगत प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदल देता है। मतलब नीतियां जमीनी स्तर पर कैसे बदलेंगी? उदाहरण के लिए, महिला एथलीटों के लिए सुरक्षित प्रशिक्षण शिविर, मातृत्व अवकाश नीतियां या महिला कोचों की नियुक्ति जैसे मुद्दे जो अक्सर हाशिए पर रहते हैं, वे अचानक मुख्य एजेंडे में आ जाते हैं।
या ऊपर से नीचे की ओर एक कल्चर शिफ्ट या सांस्कृतिक बदलाव लाने का तंत्र है? यह एक बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। तो हमने देखा कि कैसे राज्य जल और खेल के लिए अपनी भौतिक और संस्थागत क्षमता कैसे बना रहा है, लेकिन जब बात सुरक्षा और कानून की आती है तो मानव संसाधन की एक सीमा है। यही प्रवेश होता है डिजिटल स्टेट और एआई का। कानून प्रवर्तन या लॉ एनफोर्समेंट में मानव संसाधन की यह कमी एक गंभीर चुनौती है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो भारत का पुलिस जनसंख्या अनुपात प्रति 1 लाख नागरिकों पर मात्र 153 है। ओह, सिर्फ 153? हाँ, और इसकी तुलना में संयुक्त राष्ट्र का जो मानक है वो 222 पुलिसकर्मियों का है। ये तो एक बहुत बड़ी खाई है। और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है। आज अपराध की प्रकृति भी पूरी तरह बदल चुकी है। पारंपरिक पुलिसिंग के तरीके, साइबर क्राइम, डार्क वेब पर होने वाले आतंकवाद के वित्तपोषण या जटिल वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा तेजी से हो रहा शहरीकरण, मेगा इवेंट्स का आयोजन और भारी भीड़ का प्रबंधन यानी क्राउड मैनेजमेंट सुरक्षा बलों पर इतना दबाव डाल रहे हैं जो पहले कभी नहीं था। और इसी मानवीय सीमा और बढ़ते दबाव के बीच प्रवेश होता है डिजिटल स्टेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तकनीक अब सिर्फ एक सहायक उपकरण नहीं है, बल्कि ये कानून प्रवर्तन की मुख्य धुरी बन रही है। प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का बाजार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 2034 तक इसके 157 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 157 बिलियन। तो जमीन पर वास्तव में ये डिजिटल क्षमता कैसी दिखती है? डेटा बताता है कि राज्य अलग अलग तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी या एफआरटी, निगरानी करने वाले सर्विलेंस रोबोट्स और डार्क वेब मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर हम भारत के नक्शे पर विभिन्न राज्यों के विशिष्ट प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि हर राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार एआई को अपना रहा है। दिल्ली का उदाहरण लें तो वहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट और सीमैप्स यानी क्राइम मैपिंग एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव सिस्टम का उपयोग हो रहा है। सीमैप्स कैसे काम करता है? सीमैप्स का तंत्र यह है कि वह पुराने अपराध डेटा का विश्लेषण करके यह भविष्यवाणी करता है कि शहर के किस हिस्से में अपराध होने की संभावना सबसे अधिक है, यानी वह हॉटस्पॉट्स की पहचान करता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश ने त्रिनेत्र ऐप लागू किया है। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें लाखों अपराधियों का विशाल डिजिटल डेटाबेस है जो सड़क पर गश्त कर रहे पुलिसकर्मी को तुरंत फेशियल रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन की सुविधा देता है। एकदम सही। और महाराष्ट्र महाक्राइम ओएस पर काम कर रहा है जो अलग अलग थानों और एजेंसियों के बिखरे हुए डेटा को एक ही एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाता है। ये सभी प्रणालियां उसी कमी को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया था। एक मशीन 24 घंटे बिना थके लाखों सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण कर सकती है और ऐसे पैटर्न ढूंढ सकती है जो एक इंसान के लिए खोजना लगभग असंभव है। लेकिन यहाँ मुझे एक महत्वपूर्ण पुशबैक देना होगा। एआई से पुलिसिंग को सुपरचार्ज करना, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के हॉटस्पॉट्स, त्रिनेत्र जैसी तकनीकें, ये सब सुनने में किसी साई-फाई फिल्म की तरह बेहद शानदार लगता है, लेकिन क्या हम मशीन पर निर्भर होकर या दक्षता के नाम पर अपने संवैधानिक अधिकारों को दांव पर नहीं लगा रहे हैं? ये शायद आधुनिक शासन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम सुरक्षा के लिए तकनीक पर अत्यधिक निर्भर होने लगते हैं तो संवैधानिक जोखिम बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसी चिंता को समझने के लिए स्लाइड में दी गई जानकारी के आधार पर हम कुछ वैश्विक केस स्टडीज का पूर्ण निष्पक्षता के साथ विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वैश्विक मॉडल क्या कहते हैं। सबसे पहले अमेरिका के मॉडल को देखते हैं। वहां प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए पैटर्नाइजर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जोखिम सामने आया है वो है निष्पक्ष सुनवाई का क्षरण या इरोजन ऑफ फेयर ट्रायल। ये कैसे होता है? इसे गहराई से समझना आवश्यक है। समस्या ये है कि ये एल्गोरिदम एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं। इसका मतलब है कि मशीन डेटा इनपुट लेती है और एक आउटपुट देती है कि अमुक व्यक्ति संदिग्ध है, लेकिन उसने यह निष्कर्ष कैसे निकाला, इसका गणितीय तंत्र इतना जटिल और मालिकाना होता है कि कोई नहीं जानता। और ये तो सीधा सीधा न्याय प्रणाली के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। अगर किसी मशीन ने मुझे संदिग्ध माना है तो बचाव पक्ष के रूप में मेरे वकील को ये जानने और उस पर जिरह करने का अधिकार होना चाहिए कि मशीन ने ऐसा क्यों सोचा। बिल्कुल। जब प्रक्रिया ही ब्लैक बॉक्स में छिपी है तो ये निर्दोष होने की धारणा यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के उस बुनियादी कानूनी सिद्धांत को ही नष्ट कर देता है जिस पर पूरी न्याय व्यवस्था टिकी है। एकदम सही कहा। अब अगर हम चीन के मॉडल को देखें तो वहाँ वीआर मॉडलिंग और बड़े पैमाने पर ड्रोन निगरानी का एक बहुत ही आक्रामक उपयोग हो रहा है।
इसके जोखिम तो बहुत ही स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। जब आप आसमान में ड्रोन्स का एक जाल बिछा देते हैं जो हर नागरिक की निरंतर ट्रैकिंग कर रहा है, तो ये मास सर्वेलेंस या बड़े पैमाने पर निगरानी का रूप ले लेता है। हाँ, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। ये सीधे तौर पर निजता के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। एक लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों को एक हद तक गुमनामी या एनोनिमिटी का अधिकार होता है, जिसे ये तकनीक पूरी तरह से खत्म कर देती है। और एक तीसरा और बहुत ही सूक्ष्म जोखिम दक्षिण कोरिया के मॉडल में देखने को मिलता है, जहां एआई संचालित गश्ती वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। यहां जो सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आई है वो है एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, यानी एल्गोरिथमिक बायस। एल्गोरिथम पूर्वाग्रह। अगर हम इसके तंत्र को समझें तो इसका मतलब ये है कि एआई अपने आप में कोई स्वतंत्र बुद्धिमान इकाई नहीं है जो निष्पक्ष सोच सके। वो केवल उसी ऐतिहासिक डेटा से सीखता है जो इंसान उसे फीड करते हैं, राइट? शायद प्रतिशत सही। मशीनें केवल पैटर्न पहचानती हैं। अगर पुलिसिंग के पुराने ऐतिहासिक डेटा सेट में पहले से ही समाज के किसी खास वर्ग या इलाके के प्रति मानवीय पूर्वाग्रह दर्ज हैं, जैसे किसी विशेष इलाके में ज्यादा गश्त करना और ज्यादा गिरफ्तारियां करना, तो मशीन उसी डेटा से सीखेगी। तो वो बायस रिपीट होगा? बिल्कुल। वो उन सामाजिक पूर्वाग्रहों को एक वैज्ञानिक और निष्पक्ष तथ्य के रूप में मान लेगी और अपनी भविष्यवाणियों में उन पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित करेगी और बल्कि उन्हें और अधिक बढ़ा देगी। तो ये तो एक दुष्चक्र बन गया। तकनीक के आवरण में छिपा हुआ पुराना सामाजिक भेदभाव, एक तरफ 153 पुलिसकर्मियों वाले अनुपात की मजबूरी है और दूसरी तरफ ये गंभीर मौलिक जोखिम। तो फिर समाधान क्या है? इन जोखिमों का शमन या रिस्क मिटिगेशन कैसे किया जा सकता है? इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट और सख्त सुरक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता है। पहला है न्यायपालिका के लिए अनिवार्य एआई साक्षरता या मैंडेटरी एआई लिटरेसी। ये बहुत तार्किक है, क्योंकि जज ही अंततः किसी भी सबूत को अदालत में स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। अगर वे ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम की खामियों को नहीं समझेंगे तो वे मशीन के आउटपुट को पत्थर की लकीर मान लेंगे। दूसरा उपाय है सख्त ह्यूमन ओवरसाइट लूप्स। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी मशीन, चाहे वो कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, उसे स्वायत्त रूप से गिरफ्तारी या सजा का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब लूप में इंसान का होना जरूरी है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया के लूप में एक इंसान का होना अनिवार्य है जो मशीन की दी गई जानकारी की तार्किक समीक्षा कर सके। और तीसरा उपाय क्या है? तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है स्वतंत्र एल्गोरिदम ऑडिट। जिस तरह कंपनियों के वित्तीय खातों की स्वतंत्र जांच होती है, उसी तरह इन एआई सिस्टम्स की कोडिंग और डेटा सेट्स की समय समय पर निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा जांच होनी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं उनमें कोई एल्गोरिदम पूर्वाग्रह तो नहीं पनप रहा है। राइट। कुल मिलाकर राज्य की क्षमता का निर्माण अब केवल ईंट, सीमेंट या संसाधनों का खेल नहीं रह गया है। ये तकनीक, नैतिकता और न्याय के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कला बन चुका है। चलिए सीधे इस टैग के पहले हिस्से पर आते हैं, जो मतलब पूरी तरह से भविष्य के विजन पर आधारित है। एनटीआरएफ और राजस्थान की एआईएमएल नीति 2026। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की जो शुरुआत होती है ना, वो हमेशा एक ऐसे ढांचे से होती है जो ये तय करे कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि केंद्र सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं जी, उन्होंने एनटीआरएफ यानी नेशनल टेक्नोलॉजी रेडीनेस फ्रेमवर्क का अनावरण किया है। हाँ, मैंने भी स्रोत में ये पढ़ा कि ये शुरुआती रिसर्च से लेकर उसे बाजार में उतारे जाने तक, बिल्कुल, मार्केट डिप्लॉयमेंट तक। हाँ, मार्केट डिप्लॉयमेंट तक तकनीक की परिपक्वता का मूल्यांकन करता है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा संदेह है। कैसा संदेह? मतलब क्या ये सिर्फ एक और नौकरशाही की बाधा नहीं है? मेरा मतलब है कि एक वैज्ञानिक ने अपनी लैब में कोई शानदार तकनीक बनाई और अब उसे राष्ट्रीय फंडिंग के लिए फिर से उन सरकारी कमेटियों के चक्कर काटने होंगे। मुझे तो ये ऑपरेशनल बैकबोन के नाम पर बस एक स्पीड ब्रेकर जैसा लग रहा है। सतह पर देखने से तो बिल्कुल ऐसा ही लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके काम करने के तरीके को समझें, अच्छा, तो ये असल में एक बहुत बड़ा समाधान है। देखिए, दुनिया भर में जो रिसर्च होती है और जो असली बाजार होता है, हाँ, उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है, जिसे तकनीकी भाषा में वैली ऑफ डेथ कहा जाता है। ओह, वैली ऑफ डेथ। जी, बहुत सी तकनीकें लैब में तो एकदम सफल हो जाती हैं, लेकिन जब उन्हें बड़े पैमाने पर जनता के लिए लागू किया जाता है ना, मतलब जब वो असली दुनिया में आती है। बिल्कुल,
तब वे बुरी तरह फेल हो जाती हैं। और इससे होता क्या है, करोड़ों रुपए का जो टैक्स पेयर फंड है वो बर्बाद हो जाता है। सही बात है। एनटीआरएफ इसी बर्बादी को रोकता है। ये कोई पुरानी फाइल पास करने वाली कमेटी नहीं है, अच्छा। बल्कि यह एक एकदम निष्पक्ष और डेटा संचालित मूल्यांकन प्रणाली है। रुकिए, तो अगर मैं इसे ठीक से समझ पा रही हूँ, जी बताइए, ट्रैफिक कंट्रोल करेगी। हाँ, बिल्कुल, एक अच्छा उदाहरण है। तो सरकार उसे पूरे देश में लागू करने से पहले एनट्रैफ के क्रैश टेस्ट डमी सिनेरियोज से गुजारना चाहती है एकदम सही। कि क्या ये असली दुनिया का दबाव झेल सकती है, क्या ये सुरक्षित है, और अगर ये इस टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसे कोई फंडिंग नहीं मिलेगी, है ना? आपने इसे बिल्कुल सही से तरीके से पकड़ा है। ये एक तरह का राष्ट्रीय मानक तय कर रहा है। लेकिन यहाँ ना एक और परत है। वो क्या? देखिए, केंद्र सरकार सिर्फ मानक तय कर सकती है। जो असली डिप्लॉयमेंट होता है या लागू करने का काम होता है वो तो राज्यों को ही करना होता है। हाँ, जमीन पे तो राज्य ही काम करते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर जो हमारे स्रोतों में दी गई राजस्थान AIML नीति 2026 है ना, उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। राजस्थान ने एक ऐसा व्यापक ढांचा पेश किया है जो दिखाता है कि ई-गवर्नेंस में AI को सिर्फ लाना ही काफी नहीं है। हाँ, उसे मुख्य धारा में लाना जरूरी है। जी, उसे मुख्य धारा में कैसे लाया जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने देखा कि राजस्थान की नीति में 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से उभरी हैं। कौन कौन सी? पहली है नागरिक केंद्रित सार्वजनिक सेवा वितरण, दूसरी है राज्य को एक तकनीक संचालित निवेश हब बनाना, जी बिल्कुल, और तीसरी जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है नैतिक और जवाबदेह AI की तैनाती। मुझे लगता है कि ये जो नैतिक AI वाला हिस्सा है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब आप शासन में AI का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, मान लीजिए ये तय करने के लिए कि किसे राशन मिले है और किसे नहीं मिलेगा, हाँ, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल, तो वहाँ कोई भी तकनीकी गड़बड़ी या कोई भी पक्षपात, जिसे हम बायस कहते हैं, हाँ, बायस, वो सीधे एक इंसान की जिंदगी को प्रभावित करता है। सच में। तो राजस्थान की नीति ये सुनिश्चित करने का एक तंत्र है कि जो भी AI प्रणाली इस्तेमाल हो रही है वो सिर्फ कुशल ही ना हो, बल्कि पारदर्शी भी हो। जी, उसके फैसले पारदर्शी और पूरी तरह से जवाबदेह भी हों। ये तो हुई नीतियों और ब्लूप्रिंट की बात। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एक नीति जो कागजों पर इतनी अच्छी दिखती है वो जमीन पर कैसे उतरती है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है शासन में, है ना? मतलब हमने केंद्र का वो फिटनेस टेस्ट देख लिया, राजस्थान का सॉफ्टवेयर भी देख लिया, लेकिन वो हार्डवेयर या बुनियादी ढांचा कहाँ है जिसके जरिए एक आम इंसान तक ये सब पहुंचेगा। और मुझे लगता है इसका जवाब हमें स्रोतों के अगले हिस्से में मिलता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जिसे हम DPI कहते हैं। देखिए, DPI वो नसों का जाल है जिसके जरिए शासन का असली रक्त प्रवाहित होता है। बिल्कुल सही उपमार। बिना एक मजबूत DPI के ना कोई भी नीति सिर्फ एक खोखला वादा बनकर रह जाती है। हाँ, तो स्रोतों में ना 3 बहुत ही भारी भरकम DPI प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया गया है। जी, तो चलिए सबसे पहले लैंड स्टैक को लेते हैं। लैंड स्टैक। स्रोत के अनुसार ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत भूमि और संपत्ति रिकॉर्ड के लिए एक एकीकृत GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जी, DILRMP के तहत। हाँ, लेकिन अगर मैं व्यवहारिक स्तर पे सोचूं तो GIS मैपिंग सुनने में तो बहुत ही आधुनिक लगती है, बिल्कुल। पर हमारी जो जमीनी हकीकत है वो तो ये है कि मेरा पड़ोसी रातों रात खेत की मेड़ खिसका देता है। हाँ, ये तो गांव की आम समस्या है ना? तो क्या आसमान में लगा कोई सैटेलाइट वास्तव में पीढ़ियों से चले आ रहे हैं उन संपत्ति विवादों को सुलझा पाएगा जो हमारी निचली अदालतों में सालों से अटके पड़े हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब ना इस बात में छिपा है कि ये लैंड स्टैक असल में काम कैसे करता है। अच्छा, बताइए कैसे? देखिए, जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी उसमें जमीन के रिकॉर्ड सिर्फ कागजों पर और टेक्स्ट पर आधारित होते थे। जी, जिन्हें कोई भी बदल सकता था। बिल्कुल, कोई भी पटवारी या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति उन्हें आसानी से बदल सकता था। लेकिन लैंड स्टैक में ना इन टेक्स्ट रिकॉर्ड्स को सीधे स्थानिक डेटा, यानी जिसे हम स्पेशल डेटा कहते हैं, जी, स्पेशल डेटा, उसके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, मतलब सैटेलाइट और ड्रोन इमेजरी के साथ। अच्छा, तो अब आपकी जो जमीन की सीमाएं हैं ना, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रह गई हैं। तो वो क्या है? वे अब
अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के एकदम सटीक डिजिटल कोऑर्डिनेट्स हैं। अरे वाह, यानी अगर कोई मेड़ खिसकाता भी है तो सिस्टम के पास उसका अपरिवर्तनीय डिजिटल सबूत हमेशा मौजूद रहेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सोचिए, जब ये डेटा एक बार ब्लॉकचेन या किसी सुरक्षित सर्वर पर लॉक हो जाता है ना, हाँ, तो उसमें मानवीय हेराफेरी की जो गुंजाइश है वो लगभग खत्म ही हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। ये अदालतों का कीमती समय तो बचाएगा ही, हाँ। साथ ही किसानों को अपनी जमीन पर बैंक से लोन लेना भी बहुत आसान कर देगा। क्योंकि मालिकाना हक को लेके कोई विवाद ही नहीं होगा। एकदम सही। संपत्ति का मालिकाना हक एकदम निर्विवाद होगा। चलिए, ये तो जमीन की बात हो गई, अब थोड़ी भाषा की बात करते हैं। जी। दूसरा जो बड़ा डीपीआई हमारे स्रोत में है वो है भाषणी समुदाय। भाषणी। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक एआई संचालित राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन है, बिल्कुल। जो 22 अनुसूचित भाषाओं में रियल टाइम टेक्स्ट और वॉइस ट्रांसलेशन का काम कर रहा है। लेकिन मुझे यहाँ भी थोड़ा संदेह हो रहा है। किस बात का? देखिए, रियल टाइम अनुवाद जो है ना, वो हमेशा से बहुत त्रुटिपूर्ण रहा है। मतलब उसमें बहुत गलतियां होती हैं। हाँ, शुरुआती दौर में तो ऐसे ही था। कोई भी आम अनुवादक ऐप ले लीजिए, वो स्थानीय बोलियों और मुहावरों के सामने तो घुटने टेक ही देता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ऐसे में एक आम किसान किसी कानूनी सरकारी दस्तावेज के एआई द्वारा किए गए अनुवाद पर कैसे भरोसा कर सकता है? आपका संदेह अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन भाषिणी जो है वो पारंपरिक अनुवादक ऐप्स से बहुत अलग तरीके से काम करता है। वो कैसे? इसमें ना आप समुदाय शब्द पर ध्यान दीजिए। ये सिर्फ एक टॉप डाउन एआई मॉडल नहीं है जो ऊपर से थोप दिया गया हो। अच्छा, ये एक क्राउड सोर्स्ड मॉडल है। क्राउड सोर्स्ड? जी। इसका मतलब है कि देश भर के आम लोग अपनी अपनी स्थानीय भाषाओं और बोलियों का जो डेटा है ना, वो खुद इस सिस्टम में फीड कर रहे हैं। ओह अच्छा, तो ये लगातार खुद को जो स्थानीय संदर्भ है, हाँ, उनके अनुसार प्रशिक्षित कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, इंटरनेट की दुनिया में ना आज भी एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड मौजूद है। हाँ, भाषा की वजह से। सही कहा। क्योंकि ज्यादातर जो अच्छी जानकारी है या जो सरकारी प्रणालियां हैं जी। वो अंग्रेजी में ही हैं। भाषिणी इसी दीवार को तोड़ रहा है। कैसे? मतलब सोचिए, जब एक आम इंसान अपनी स्थानीय भाषा में बोलकर किसी सरकारी पोर्टल से अपनी पेंशन की जानकारी मांगता है, हाँ हाँ, और वो जो डिजिटल सिस्टम है उसे रियल टाइम में उसी की भाषा में आवाज में जवाब देता है, अरे वाह, तो ये सिर्फ एक तकनीक नहीं रह जाती, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक सशक्तिकरण बन जाता है। बिल्कुल। और सशक्तिकरण के लिए ना सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी। जो बात हमें हमारे तीसरे डीपीआई स्रोत की ओर ले जाती है, ईसीनेट और जनगणना 2027। ईसीनेट का अपग्रेड। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जो आगामी जनगणना है उसके लिए जनसांख्यिकीय डेटा इकट्ठा करने का बहुत भारी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। और इसके साथ ही ईसीनेट जो इंटरनल नेटवर्क है, हाँ। उसके जरिए चुनावी प्रबंधन को अपग्रेड किया जा रहा है। जी। अब जनसांख्यिकी डेटा क्यों जरूरी है ये तो पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस ईसीनेट अपग्रेड के पीछे की जो असली कार्यप्रणाली है वो क्या है? देखिए, ईसीनेट जो है ना, वो चुनाव आयोग का अपना एक आंतरिक संचार और डेटा नेटवर्क है। अच्छा, चुनाव आयोग का। जी। अब जैसे जैसे हमारे देश की आबादी बढ़ रही है और जो ये जनसांख्यिकीय डेटा है, जिसे डेमोग्राफिक डेटा कहते हैं, वो इतना विशाल होता जा रहा है कि जो पुराने सर्वर और नेटवर्क थे ना, हाँ, वो धीमे हो रहे होंगे। बिल्कुल, वो इस डेटा के बोझ तले दबने लगे थे। और जो 2027 की जनगणना है वो तो एक तरह से डेटा की सुनामी ही लेकर आएगी। बाप रे, डेटा की सुनामी। सूची ना, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से लेकर मतदाता सूचियों के रियल टाइम अपडेट तक सब कुछ इसी डेटा पर निर्भर करने वाला है। बात तो सही है। तो ईसीनेट का ये जो अपग्रेड है, ये सुनिश्चित करता है कि जब ये विशाल डेटा सिस्टम में आए, हाँ, मतलब कोई बॉटलनेक ना हो, मतलब कोई रुकावट ना आए, और जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सुचारू और सुरक्षित बनी रहे। मतलब अगर हम इन तीनों को लैंडस्टैक, भाषणी और ईसीआईनेट, जी। इनको एक साथ रखकर देखें जी। तो हम शासन के लिए एक बहुत ही विशाल, कुशल और लगभग बाइनरी सिस्टम बना रहे हैं, है ना?
बिल्कुल, एक बहुत ही पारदर्शी मशीनरी। हाँ, जो पूरी तरह से डेटा, एल्गोरिदम और एकदम स्पष्ट नियमों पर चलती है। जी, लेकिन लेकिन क्या? यहीं पर ना मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मैं समझा नहीं। देखिए, हम ये शानदार एकदम सटीक डिजिटल मशीनरी बना रहे हैं, जी, लेकिन जब ये एकदम कठोर मशीनरी हमारे इंसानी समाज की उलझी हुई और गैर बाइनरी वास्तविकताओं से टकराती है, जी। तो क्या होता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब इंसान तो शून्य या एक में नहीं जीते ना। बिल्कुल। हमारे रिश्तों में बहुत सी परतें हैं, भावनाएं हैं और ढेर सारी बारीकियां हैं। बिल्कुल हैं। तो क्या हमारी जो कानूनी व्यवस्था है, जो कभी-कभी तकनीक से भी ज्यादा कठोर हो जाती है, जी। क्या वो इन मानवीय बारीकियों को समझने में विफल नहीं हो रही है? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। और मजे की बात यह है कि हमारे स्रोतों का जो अगला हिस्सा है, हाँ पीओसीओ वाला, जी। वो ठीक इसी टकराहट पर बात करता है। हम बात कर रहे हैं पीओसीओ अधिनियम और उसके तहत जो प्रस्तावित रोमियो जूलियट क्लॉज है ना उसकी। हाँ, स्रोत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वे पीओसीओ अधिनियम, यानी जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है, जी, बाल संरक्षण कानून। हाँ, उसके भीतर कुछ कानूनी भेदभावों पर विचार करें। यहाँ मुझे एक बहुत स्पष्ट चुनौती नजर आती है। वो क्या? देखिए, एक तरफ बाल संरक्षण है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे बच्चों को जो खतरनाक यौन शिकारी हैं, प्रेडिटर्स। हाँ, उनसे बचाना है। लेकिन दूसरी तरफ सहमति से किशोर संबंधों का अपराधीकरण हो रहा है। इस पूरे मुद्दे की जड़ में ना एक कानूनी सिद्धांत है जिसे अनिवार्य न्यूनतम सजा या मैंडेटरी मिनिमम्स कहते हैं। अच्छा, ये मैंडेटरी मिनिमम्स क्या होते हैं? देखिए, जब पीओसीएसओ जैसा कोई कठोर कानून बनाया जाता है, हाँ। तो उसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी बाल अपराधी किसी तकनीकी खामी का फायदा उठाकर बच न निकले। सही बात है। इसलिए कानून में साफ साफ लिख दिया जाता है कि अगर इस धारा के तहत कोई भी दोषी पाया गया, जी। तो उसे कम से कम 10 या 20 साल की सजा होगी ही होगी। इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। ओहो। इस अपडेट को पढ़ते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्तमान कानून एक मच्छर मारने के लिए ना हथौड़े का इस्तेमाल कर रहा है। हथौड़ा। हाँ, मतलब एक स्लेज हैमर जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ देता है। यहाँ तक कि उन किशोरों की जिंदगी भी जिन्हें ये बचाने का दावा करता है। बिल्कुल। मतलब मान लीजिए, 17 साल के किशोर हैं, हाँ। जिनके बीच आपसी सहमति से कोई संबंध है। जी। अब समाज उसे नैतिक रूप से चाहे जो भी माने, लेकिन क्या वे सच में उस श्रेणी के अपराधी हैं जिनके लिए ये कठोर कानून बना था? और यहीं पर आकर ना हमारे कानूनी व्यवस्था के हाथ बन जाते हैं। कैसे? देखिए, जब वे किशोर अदालत में खड़े होते हैं तो जो न्यायाधीश वहां बैठे हैं वो भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये कोई खतरनाक अपराधी नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ बच्चे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ उम्र की नासमझी है। लेकिन क्योंकि कानून में वो अनिवार्य न्यूनतम सजा लिखी हुई है, तो जज कुछ नहीं कर सकते। जी, जज के पास अपने विवेक का इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। उन्हें मजबूरन उस किशोर को एक हार्डकोर अपराधी के साथ उसी जेल में भेजना पड़ता है। बाप रे, इससे तो उस बच्चे का पूरा भविष्य हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो क्या ये जो प्रस्तावित रोमियो जूलियट क्लॉज है, क्या ये जजों को वो हथौड़ा किनारे रखकर एक सर्जिकल ब्लेड उठाने की इजाजत देता है? सर्जिकल ब्लेड? हाँ, मतलब एक ऐसा उपकरण जो एक असली खतरनाक शिकारी और दो नासमझ किशोरों के बीच का फर्क समझ सके। बिल्कुल, आपने एकदम सही उपमा दी है। हथौड़ा और सर्जिकल ब्लेड। हम्म। कानूनी भाषा में ना इसे वैधानिक राहत या स्टैट्यूटरी मिटिगेशन कहते हैं। स्टैट्यूटरी मिटिगेशन, अच्छा। देखिए, रोमियो जूलियट क्लॉज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये कानून में एक लचीलापन लाता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। ये जज को ये देखने का अधिकार देता है कि क्या दोनों पक्षों की उम्र में बहुत कम अंतर है, हाँ। क्या वहां कोई सहमति थी, क्या मंशा शोषण की थी या सिर्फ नासमझी की। अच्छा, तो ये जज तय कर सकते हैं। जी, ये क्लॉज असली शिकारियों के खिलाफ कानून की जो कठोरता है उसे पूरी तरह बरकरार रखता है, लेकिन युवाओं को एक अन्यायपूर्ण क्रिमिनल रिकॉर्ड से बचा लेता है। ये तो सच में एक बहुत ही जरूरी कदम लगता है, क्योंकि न्याय सिर्फ सजा देने का नाम तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। ये परिस्थितियों को समझने का भी नाम है। जी। और परिस्थितियों को समझने और जो हमारे कमजोर वर्ग हैं उनकी कानूनी सुरक्षा,
कि इसी बात को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हमारे स्रोतों का जो अंतिम हिस्सा है वो महिलाओं के अधिकारों और उनकी वित्तीय स्वायत्तता यानी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उस पर केंद्रित है। और ये हिस्सा ना नागरिक कानूनों यानी सिविल लॉ और आपराधिक कानूनों यानी क्रिमिनल लॉ के एक बहुत ही दुर्लभ संगम को दिखाता है। हाँ, मैं भी स्रोत में इन दो अपडेट्स को देख रही थी, हमा 1956 और धारा 498A जी। और सच कहूं तो शुरुआत में मुझे ये दोनों पूरी तरह से अलग-अलग दुनिया के लगे। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, पहला है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, जिसे हमा कहते हैं, जो कि पूरी तरह से एक नागरिक संपत्ति अधिकारों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया है कि एक विधवा बहू कानूनी रूप से अपने ससुर की संपत्ति से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का दावा करने की हकदार है। बिल्कुल सही। और वहीं दूसरी तरफ है धारा 498A, जो पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के खिलाफ एक बहुत ही सख्त आपराधिक कानून है। क्रिमिनल लॉ है। हाँ, तो स्रोत में न्याय शास्त्र के हवाले से कहा गया है कि वित्तीय प्रभुत्व यानी फाइनेंशियल डोमिनेंस भी आर्थिक क्रूरता और घरेलू जबरन वसूली का एक गंभीर रूप है जी, एक्सटॉर्शन का। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि एक संपत्ति कानून और एक आपराधिक कानून को इस कंपाउंड अपडेट में एक साथ क्यों जोड़ा गया है। इन्हें एक साथ इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये दोनों मिलकर ना द लीगल ब्रिज बनाते हैं। द लीगल ब्रिज मतलब कानूनी पुल। हाँ, एक कानूनी पुल। देखिए, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले क्रूरता के असली स्वरूप को समझना होगा। अच्छा। घरेलू क्रूरता ना हमेशा शारीरिक नहीं होती है। हाँ, ये तो है। है। कोई पति अपनी पत्नी के सारे बैंक अकाउंट्स पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, उसे हर एक छोटे छोटे पैसे के लिए मोहताज कर देता है। तो वो असल में क्या कर रहा है? वो एक बहुत ही सुनियोजित घरेलू जबरदस्ती कर रहा है। बाप रे। जी। और न्यायशास्त्र ने अब इसे स्पष्ट रूप से आर्थिक क्रूरता माना है। अच्छा, तो अगर कोई सिर्फ पैसे का नियंत्रण रख के डरा रहा है, बिल्कुल, तो अब वो भी धारा 498A के तहत एक आपराधिक कृत्य है। एकदम से। लेकिन फिर इसमें वो जो हमा कानून था, उसकी क्या भूमिका है? देखिए, भूमिका ये है कि जो आपराधिक कानून होता है ना, वो हमेशा घटना के घटित होने के बाद काम करता है। मतलब जब अपराध हो चुका हो। जी। 498A उस पति को सजा तो दिला सकता है, लेकिन वो उस महिला को वो ताकत नहीं देता जिससे वो उस शोषण वाले माहौल से हमेशा के लिए बाहर निकल सके। हाँ, बात तो सही है। सोचिए ना, जब किसी महिला के पास अपना कोई पैसा ही नहीं होगा तो वो बेचारी जाएगी कहाँ? बिल्कुल, वो शोषित होने के बावजूद घर नहीं छोड़ सकती। और यहीं पर हमा जैसे नागरिक कानून एक ढाल बनकर आते हैं। ओहो, अब मुझे ये लीगल ब्रिज अब पूरी तरह समझ में आ रहा है। है ना? मतलब नागरिक संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करना सीधे तौर पर उस आपराधिक घरेलू जबरदस्ती के प्रति उसकी भेद्यता को कम करता है। सटीक रूप से आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, जब कानून के तहत एक विधवा बहू को ये गारंटी मिल जाती है ना कि वो आर्थिक रूप से बेसहारा नहीं है, हाँ, कि उसका हक है जी, कि ससुर की संपत्ति में उसके भरण पोषण का कानूनी हक है, तो वो मानसिक रूप से एक बहुत मजबूत स्थिति में आ जाती है। सच में वित्तीय स्वायत्तता ही असल में शोषण को रोकती है। ये जो ब्रिज है ना, ये साबित करता है कि महिलाओं का असली सशक्तिकरण सिर्फ अपराधियों को जेल भेजने में नहीं है। तो किसमें है? बल्कि महिलाओं के हाथ में सीधे आर्थिक शक्ति देने में है, ताकि वे कभी भी ऐसी जबरन वसूली के जाल में फंसे ही ना। ये पूरे सिस्टम को देखने का एक बहुत ही अलग और बहुत ही गहरा नजरिया है। हम अक्सर देश के व्यापक ढांचे की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्वायत्तता और जनजातीय अधिकारों की रक्षा का मुद्दा बहुत जटिल है। बहुत ज्यादा। मेरा हमेशा से एक विश्लेषणात्मक सवाल रहा है कि एक राज्य के भीतर एक और सेल्फ गवर्निंग ढांचा बनाने की क्या जरूरत है। देखिए, ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता जो पहली बार भारतीय राज्य व्यवस्था को गहराई से पढ़ता है। इसे समझने के लिए हमें इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर जाना होगा। तो इसका संवैधानिक आधार क्या है? ये पूरी व्यवस्था आर्टिकल 244 और 6th शेड्यूल के अंतर्गत स्थापित की गई है। इस अनुसूची को मुख्य रूप से असम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। अच्छा, तो ये इन 4 राज्यों के लिए एक खास व्यवस्था है। बिल्कुल, ये उनके लिए एक सेल्फ गवर्निंग फ्रेमवर्क के रूप में डिजाइन किया गया था। इसका मूल कारण ये है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, उनकी पारंपरिक न्याय व्यवस्था है जो मुख्य धारा के कानूनों से काफी अलग होती है ना? हाँ, एकदम अलग। इसलिए उन्हें अपने आंतरिक मामलों को खुद प्रबंधित करने की आजादी देना बहुत जरूरी था। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है। अगर ये फ्रेमवर्क इतना ही फूल प्रूफ है, तो फिर जमीनी हकीकत इतनी अलग क्यों है? मतलब? मेरा मतलब है, अभी हाल ही में जो गवर्नेंस कॉन्टेक्स्ट सामने आया है, उसके अनुसार चाकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल CADC में तो गवर्नर्स रूल लगा दिया गया है। हाँ, ये हाल ही की घटना है। तो जिस संस्था को स्वायत्ता के लिए बनाया गया था, अगर वहीं सिवियर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए और राज्यपाल को शासन अपने हाथ में लेना पड़े, तो ये तो एक तरह की विफलता हुई ना? इसे विफलता कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। ये उन जटिल परिस्थितियों का परिणाम है जिनमें ये परिषदें काम करती हैं। इस अस्थिरता को समझने के लिए हमें उनके डेमोग्राफिक प्रोफाइल को गहराई से समझना होगा। जनसांख्यिकी से आपका मतलब वहां की आबादी की बनावट से है? बिल्कुल। अगर हम मिजोरम की बात करें तो चकमाज वहां दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति हैं, यानी सेकंड लार्जेस्ट ST हैं, लेकिन उनकी पहचान केवल इस एक आंकड़े तक सीमित नहीं है। हाँ, मिजोरम मुख्य रूप से एक ईसाई बहुल राज्य है। सही कहा। जबकि चकमा लोग प्रिडोमिनेंटली बुद्धिस्ट हैं, तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नता अपने आप में एक अलग जनसांख्यिकीय दबाव पैदा करती है। अरे हाँ, और इसके साथ ही आर्थिक कारण भी तो जुड़े हैं। ये लोग शायद मुख्य रूप से पारंपरिक झूम खेती करते हैं, जिसे ट्रेडिशनल झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। एकदम सही पॉइंट पकड़ा। झूम खेती भूमि अधिकारों और पर्यावरण के लिहाज से बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जब जमीन कम पड़ने लगती है तो संसाधनों को लेकर समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संसाधनों की लड़ाई भी है। हाँ, और इन सबके ऊपर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन परिषदों को कॉम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स को नेविगेट करना पड़ता है। सीमा पार की गति के, क्योंकि उनका इतिहास विस्थापन से जुड़ा है। बिल्कुल। तो जब सीमा पार से शरणार्थियों का आना जाना होता है तो स्थानीय जनसांख्यिकी बिगड़ने का डर पैदा होता है, जिससे राजनीतिक टकराव बढ़ता है। और वही आखिरकार इस तरह के राज्यपाल शासन का कारण बनता है। खैर, क्षेत्रीय अधिकारों और चकमा ADC की चर्चा के बाद चलिए अब राष्ट्रीय स्तर पर भाषाई और ऐतिहासिक समावेशिता की ओर मुड़ते हैं। ये भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है। हाँ, क्योंकि भाषाएं किसी भी संस्कृति का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि एक नई भाषा के जुड़ने से संवैधानिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है? इसका बहुत बड़ा असर होता है। हाल ही में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्हें हम कहते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में संथाली भाषा में अनुवादित संविधान जारी किया है। अरे वाह, संथाली कॉन्स्टिट्यूशन जारी हुआ है? हाँ, और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि इस अनुवाद में ओल चिकी स्क्रिप्ट का उपयोग किया गया है। ओल चिकी लिपि? ये तो उस समुदाय के लिए बहुत गर्व की बात होगी। बिल्कुल, और संवैधानिक दृष्टिकोण से इसका महत्व ये है कि ये दस्तावेज का सभी 22 भाषाओं में अनुवाद पूरा करता है, यानी इट कंप्लीट्स द ट्रांसलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो अब 8th शेड्यूल में दर्ज हर भाषा में हमारा संविधान उपलब्ध है। हाँ, और उम्मीदवारों के लिए ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि संथाली भाषा को 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से जोड़ा गया था। हाँ, बोडो, डोगरी और मैथिली के साथ। तो ये भाषाई पहचान की बात हो गई। अब अगर हम राजनीतिक आंदोलनों की बात करें जो कि लोकतंत्र की नींव होते हैं, तो इस साल एक और बड़ी घटना हो रही है। आप कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रही हैं? हाँ, CPI सेंटेनरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 100 साल पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना को 1 सदी हो गई है। इसकी स्थापना 1925 कानपुर कॉन्फ्रेंस में हुई थी। तो आज के संदर्भ में एक उम्मीदवार को इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए? देखिए, ये शताब्दी वर्ष हिस्टोरिकल पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़े योगदान को दर्शाता है। इस पार्टी ने औद्योगिक श्रमिकों यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स को संगठित करने का काम किया। और शायद आजादी से पहले के किसान आंदोलनों में भी इनका रोल था। हाँ, इन्होंने साम्राज्यवादी विरोधी कृषि आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसे हम एंटी इंपीरियलिस्ट अग्रेरियन मूवमेंट्स कहते हैं। मतलब विचारधारा जो भी हो, देश के लेबर कानूनों में इनका बड़ा प्रभाव रहा है। चलिए अब ऐतिहासिक मील के पत्थरों से आगे बढ़कर
आधुनिक सामाजिक ढांचे की ओर बढ़ते हैं। जहां नागरिक अधिकार और कॉर्पोरेट जवाबदेही आपस में टकराते हैं। बिल्कुल। सरकार का जो पंखुड़ी पोर्टल है वो मुझे एक डिजिटल मैचमेकिंग ऐप जैसा लगा। मैचमेकिंग ऐप? वो कैसे? मतलब ये सही सामाजिक कारणों को सही फंड से जोड़ता है। हाँ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। ये असल में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है। तो ये काम कैसे करता है? ये एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य काम एनजीओ और एनआरआई निवेशों को एकीकृत करना है, यानी इंटीग्रेटिंग दीज फंड्स। अच्छा, ताकि जो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कहते हैं, उसको आसान बनाया जा सके। बिल्कुल, पारदर्शिता भी आती है इससे। लेकिन देखिए, सामाजिक ढांचे में सिर्फ फंड्स काफी नहीं है। शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों को लागू करना भी उतना ही जरूरी है। कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटें होती हैं। पर असलियत में कई स्कूल दाखिला देने से कतराते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं। और इसीलिए अब फोकस स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट पर है। जब तक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के लिए उस 25% आरक्षण को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक बदलाव नहीं आएगा। हाँ, ताकि जो गहरी शैक्षिक असमानताएं हैं और डीप एजुकेशनल इनइक्वालिटीज, उनको पाटा जा सके। बिल्कुल सही। अब शिक्षा से थोड़े एक नए और अनोखे अधिकार की बात करते हैं। मैंने शो की शुरुआत में डीप फेक की बात की थी। हाँ, पर्सनालिटी राइट्स वाला मुद्दा। जी, पर्सनालिटी राइट्स। मेरा सवाल ये है कि क्या अब हमारा चेहरा, हमारी आवाज, ये सब भी एक प्रॉपर्टी है? पूरी तरह से। ये आज के कानून का सबसे ज्वलंत विषय है। पर्सनालिटी राइट्स असल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आर्टिकल 21 के बीच का एक इंटरसेक्शन है। मतलब ये कोई पुराना कानून नहीं है, बल्कि अभी विकसित हो रहा है। हाँ, ये एक इवॉल्विंग ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ये किसी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी की रक्षा करता है। और किससे रक्षा करता है? उनकी समानता या छवि के अनधिकृत व्यावसायिक शोषण से, यानी अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर लाइकनेस। बिना आपकी इजाजत के कोई आपकी पहचान बेच नहीं सकता। ये तो सच में सोचने वाली बात है कि कैसे तकनीक हमारे अधिकारों को नया रूप दे रही है। और यहीं से हम आज के इस डीप डाइव के एक बड़े फ्रेमवर्क पर आते हैं, सिंथेसिस वाले पार्ट पर। हाँ, हमने स्वायत्तता, भाषा, शिक्षा, निजता सबकी बात की। इन सबको मिला दें तो 2026 के भारत का पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बदलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बदल रहा है। तो यहाँ मेरा एक बड़ा सवाल है, क्या आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, यानी टेक्नोलॉजी, और जो हमारा फेडरलिज्म है, उसके बीच एक अंतर्निहित टकराव चल रहा है? ये सवाल आज के शासन की जान है। आइए सबसे पहले टेक्नोलॉजी एज गवर्नेंस की बात करते हैं। तो राज्य अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तकनीक का कैसे इस्तेमाल कर रहा है? कई तरीके हैं, जैसे पुलिसिंग में AI का उपयोग, यानी AI इन पुलिसिंग, या फिर भाषा अनुवाद के लिए भाषणी प्रोग्राम। और जमीन के रिकॉर्ड्स के लिए जो लैंड स्टैक बन रहा है, वो भी तो इसी का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सब मिलकर रीडिफाइनिंग स्टेट कैपेबिलिटी एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स का काम कर रहे हैं। राज्य की क्षमता बहुत बढ़ गई है। लेकिन जब राज्य के पास इतना डेटा आ जाएगा तो सर्वेलेंस का भी तो डर है। शायद इसीलिए नई तकनीकें नए गोपनीयता सुरक्षा उपायों की मांग कर रही हैं, मतलब डिमांडिंग न्यू प्राइवेसी सेफगार्ड्स। एकदम सही। और ये तनाव सिर्फ निजता तक सीमित नहीं है। अकाउंटेबिलिटी एंड फेडरलिज्म के मोर्चे पर भी काफी बहस है। जैसे कि जो डैशबोर्ड्स बनते हैं परियोजनाओं के लिए। हाँ, प्रगति प्लेटफॉर्म इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा राजनीतिक मोर्चे पर डीलिमिटेशन डिबेट्स चल रही हैं। हाँ, परिसीमन की बहस, जहां दक्षिणी राज्यों को डर है कि जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करने के बावजूद उनकी सीटें कम हो सकती हैं। और भ्रष्टाचार के मामलों को देखें तो अदालतों में PCA सेक्शन 17A पर भी लगातार चर्चा हो रही है, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच से पहले अनुमति लेने वाला नियम है। हाँ, तो जब हम प्रगति, परिसीमन और इस धारा 17A को एक साथ देखते हैं तो ये टेंशन बिटवीन रैपिड नेशनल डेवलपमेंट, स्टेट इक्विटी और एंटी करप्शन ओवरसाइट को साफ उजागर करता है। तो ऐसे में एक कमजोर आम नागरिक की रक्षा कौन कर रहा है? यहीं पर न्यायपालिका का मानवीय दृष्टिकोण सामने आता है, जुडिशियल एम्पैथी। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? बिल्कुल, पॉक्सो रोमियो जूलियट क्लॉज को ही देख लीजिए। पॉक्सो एक बहुत कठोर कानून है, लेकिन दो किशोरों के आपसी सहमति वाले प्रेम प्रसंग में अदालतें बहुत सहानुभूति दिखाती हैं। और शायद हिंदू दत्तक ग्रहण वाले मामलों में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हाँ,
इकोनॉमिक प्रोटेक्शंस के मामलों में भी अदालतों ने सुनिश्चित किया है कि महिलाओं और बच्चों की आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। यानी न्यायपालिका कठोर कानूनों के खिलाफ कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए कानून को खुद परिष्कृत कर रही है। It actively refines the law to protect vulnerable demographics against rigid statutes. बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, जो हमारा कोर इंसाइट है, वो क्या होगा? कोर इनसाइट यही है कि 2026 में इंडियन पॉलिटी तेजी से अपने प्रशासन को डिजिटल बना रही है, यानी रैपिड डिजिटाइजिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन संतुलन के लिए उसे अदालतों की जरूरत है। हाँ, वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्ट्स पर निर्भर है ताकि फेडरल बैलेंस एंड इंडिविजुअल लिबर्टीज को बनाए रखा जा सके। मतलब मशीन कितनी भी तेज हो जाए, स्टीयरिंग अभी भी मानवीय संवेदनाओं के पास ही है। बिल्कुल। तो आज हमने चकमा एडीसी से लेकर संथाली अनुवाद तक और पंखुड़ी पोर्टल से लेकर परिसीमन तक सब कवर किया। उम्मीदवारों के लिए यही सबसे बड़ी सीख है कि करंट अफेयर्स के तारों को जोड़ें। हाँ, तभी असली तस्वीर दिखती है।